हाँ बच्चों को, तो कल अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज देखा था। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस था बताओ? मेन उनमें क्या फर्क था दोनों में? टेम्परेचर भी, क्या मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली, ठीक है, कि दोनों मेल्टिंग पॉइंट अलग था और दोनों का और क्या चीज अलग थी? स्पेसिफिक रोटेशन अलग थी, ठीक है। अच्छा, म्यूटा रोटेशन क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन क्या होता है बताओ? काफी टाइम के बाद उनकी स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू में चेंज होकर आ जाती है। सब बताओ, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस चेंज, अपने आप बदलाव आना, स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, ठीक है, कि समय के साथ साथ बदलना और एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पर आकर रुक जाना, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए और अल्फा और बीटा फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आए थे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी मैंने बताया था कि दो फॉर्म होते हैं, एक पायरानोस फॉर्म होती है और एक फ्यूरानोस फॉर्म होती है। तो फ्यूरानोस और पायरानोस फॉर्म में क्या फर्क होता है बताओ? उसमें किसमें? ठीक है, नहीं, 5 मेंबर्ड रिंग होगी बेटा, जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन होगा, मतलब 4 कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, की रिंग होगी और एक मेंबर ऑक्सीजन होगा, ठीक बात है। अच्छा, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो फ्री फॉर्म में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? पायरानोस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो हम पहले उसका दोबारा से वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमने ग्लूकोज का किया था। कौन सा किया था? देखो बेटा, कि ऐसे हमने 6 कार्बन एक लाइन में लगाए थे, 5 और 6। पहला हमारा क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप था। लास्ट वाला हमारा क्या था? OH था। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा? OH, और इधर क्या आएगा? H। यहाँ पर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, और यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब इससे हम इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है। पहले उसको देखो कि क्यों वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, कब अल्फा और बीटा बनेगा। देखो क्या होता है बेटा, कि जब ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना, देखो ये हमारा क्या है? इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब मैं इसकी पायरानोस फॉर्म बनाऊंगी, मतलब 6 मेंबर की रिंग होगी जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये वाला हाइड्रोजन, एक कार्बन हमें छोड़ना पड़ेगा कि रिंग में नहीं लेना है, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग है जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन है। तो ये 5 कार्बन हमारे रिंग के कार्बन बनेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन इसमें हमारा कौन से वाला बनेगा? ये वाला ऑक्सीजन बनेगा। देखो होगा क्या बेटा, कि ये हाइड्रोजन इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है बेटा। कि ये हमारा, ये जो हाइड्रोजन है ना, जब रिंग बनेगी, देखो तुम कहो कि यही की है, यही क्यों नहीं अटैक कर लेता? क्योंकि देखो बेटा, जब बंद स्ट्रक्चर जितने पास के एटम से बनता है तो फिर वो रिंग पर स्ट्रेन बनता है कि बॉन्ड को ऐसे मुड़ना पड़ेगा। थोड़ा दूर से आकर बॉन्ड बनती है तो बॉन्ड स्टेबल होती है, कि थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस उनमें कम रहती है, ठीक है। तो पायरानोस फॉर्म उनकी ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। तो पायरानोस फॉर्म कैसे बनेगी? देखो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाकर बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगी भाई, क्योंकि इस कार्बन की, देखो जब यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड हमारी डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो अब जब ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा तो इस ऑक्सीजन की एक बॉन्ड टूट गई भाई, खत्म, इसके पास से तो चला गया हाइड्रोजन, ये आ गया इसके पास। समझ में आ रही है बात? अब इस कार्बन की भी एक बॉन्ड टूटी और इस कार्बन, इससे ऑक्सीजन की एक बॉन्ड टूटी। समझ रहे हो बेटा इस बात को? तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जाकर अब बॉन्ड बनाएगा, तब हमारी 6 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 और छठा मेंबर क्या होगा? ये ऑक्सीजन। ये H जाकर जब इस O के साथ बॉन्ड बनाएगा, अब उससे एक और भी चीज होगी। यहां तक आई बात समझ में कि कौन सी चीज कहां शिफ्ट होगी? हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगी हमारी, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब तक ये कार्बन डबली बॉन्डेड था, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब जब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, वो ट्राइंगुलर प्लेनर था,
है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होती है। क्लियर बेटा? जब इससे आकर चौथी बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाई तो अब इसकी 4 सिंगल बॉन्ड बन गई, बनी ना, वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर भी होगा कि पाई बॉन्ड की जगह उसको सिग्मा मिल रही है। पर जब 4 बॉन्ड बनेंगी तो अब वो कार्बन टेट्राहेड्रल हो जाएगा, होगा ना, ट्राइंगुलर प्लेनर से शेप चेंज होगी इस कार्बन की और वो टेट्राहेड्रल शेप में आएगा। अब ऐसे समझो कि हमारा एक प्लेन है, अब उसमें चौथी बॉन्ड को आकर लगना है तो वो तो आगे से भी लग सकती है, वो तो पीछे से भी लगने की उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। प्लेनर स्ट्रक्चर में चौथी बॉन्ड को लगना है, जितनी उसकी आगे से लगने की पॉसिबिलिटी होगी उतनी ही उसकी पीछे से लगने की भी पॉसिबिलिटी होगी। तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। जब हमारा ओपन चेन से रिंग साइक्लिक फॉर्म में बदलती है तो उसके 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक में OH आगे से लगता है और एक में OH पीछे से लगता है। तो देखो वो 2 स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो वो 2 स्ट्रक्चर इसकी क्या होंगी, 2 साइक्लिक फॉर्म्स होंगे, एक को हम अल्फा कहेंगे और एक को हम बीटा कहेंगे। ठीक है, तो देखो वो कैसे बनेंगी। देखो इस एरो को मैं, क्योंकि यहाँ वाला साफ दिख रहा है इसलिए मैं थोड़ा एक फॉर्म को पहले ही रखूंगी। तो ये इस हाइड्रोजन ने जाकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैक किया, ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्ट हुई, किसमें इंटर कन्वर्ट हुई, देखो फिर मैं इन्हीं कार्बन को बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो ऐसे का ऐसा है। ठीक है, अब पहले इसको कंप्लीट कर लो जो पार्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। ये देखो ऐसा ही है, ये सारा पार्ट हमारा ऐसा है, यहां तक ये तीनों कार्बन तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं, ये इसका H भी ऐसे ही है। ठीक है, इस कार्बन पर एक H और ये हमारा, अगर मैं OH को इस तरफ लगा दूं, एक में इधर लगाएंगे एक में इधर। अब ये जो ऑक्सीजन था, अब देखो इसको हम ऐसे करके ऑक्सीजन को उठाएंगे, थोड़ा यहाँ लाएंगे, जस्ट एक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, यहाँ पे रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसको उठाकर इस कार्बन के साथ हम ऐसे इसकी बॉन्डिंग शो करेंगे। ये ध्यान रखना, बॉन्ड बनाने में इसे ऊपर से उठा के लाना। स्ट्रक्चर सब बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो ऐसे भूल जाते हैं, वो समझते हैं कहाँ से ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाए, इधर उधर से करने लग जाते हैं। ऐसे उठाकर ऊपर से आकर बॉन्ड बनाना, ठीक है, वो एकदम सही स्ट्रक्चर बनेगा। आई बात समझ में? तो ये एक हमारी इसकी फॉर्म बनी और एक फॉर्म हम इसकी कैसे बना देंगे कि अब हम इस OH को इस तरफ लगा देंगे, भाई इसकी दोनों तरफ से लगने की इक्वल पॉसिबिलिटी है, एक में लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, एक में राइट हैंड साइड में लगेगा। ठीक है, तो बाकी अब हम ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो एक में OH हमारा कहाँ लगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और एक में हमारा कहाँ लगा, राइट हैंड साइड में। ठीक है बेटा, तो जिसमें हमारा राइट हैंड साइड में लगा है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लगता है वो हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अब ये दोनों ही फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो अब देखो कब क्या हुआ हमारा कि जब हमने क्रिस्टल्स बनाने शुरू करे, तो क्रिस्टल्स जब बनकर आते हैं ना तो पहले वो साइक्लिक फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि देखो वो आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो पहले हमारा जब जुड़ रहे होते हैं ना, पहले रिंग स्ट्रक्चर हमारा बाहर निकलता है। तो इसमें से जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा जैसे भाई 371 केल्विन पहले रीच करेगा, ठीक है, तो 371 केल्विन हमारा बीटा वाला था, पहले हमारा ये बना, कुछ टाइम बाद हमारा क्या बना, अल्फा बना, दोनों बन गए। अब क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन ग्लूकोज दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि हम ओवरऑल एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं, क्योंकि कितने सारे रिएक्शंस इसके इससे भी तो एक्सप्लेन होते हैं बेटा। ठीक है, पर जैसे ही जस्ट बनाते हैं तब हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की वो मिल रही थी इंडिकेशंस, मतलब 2 फॉर्म्स मिली थी। तो वो 2 फॉर्म्स कौन सी होती है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जब उनके क्रिस्टल्स बनकर आते हैं वो तो उनकी साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं, पर रखा भाई जैसे मान लो मेरे पास 100 बीटा के मॉलिक्यूल बने शुरू में, अब हमने उसको छोड़ दिया, रखा हुआ एक बोतल में, ठीक है, भर के रख दिया हमने, तो धीरे धीरे बीटा अपने आप को किस में खोलेगा, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो अपने आप को ओपन चेन में खोल लेता है। शुरू में जब बनता है तो आपस में इकट्ठे होते हैं तो पहले साइक्लिक फॉर्म बनती है, पर धीरे धीरे वो अपने आप को किस में खोल लेता है, ओपन फॉर्म में। ठीक है, खोला ओपन फॉर्म में। अब जब वो ओपन फॉर्म खुलेगी तो धीरे धीरे फिर वो बंद भी होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। साइक्लिक फॉर्म में भी रहता है ग्लूकोज, ओपन में भी, बदलते रहते हैं। अब मान लो 100 बीटा के मॉलिक्यूल थे, उन्होंने अपने आप को किसमें खोला, ओपन चेन में खोला, खुल गए। अब जब वो खुलकर बंद होंगे
तो क्या है, उन 100 में से आधे तो बनेंगे अल्फा और आधे बनेंगे बीटा। बेशक जो क्रिस्टल थे हमारे पास वो पहले ओरिजिनल बीटा के थे, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है पहले 19.2 डिग्री थी, तो जब उसमें अल्फा भी आ जाएंगे तो फिर वो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या आएगी, 52.5 डिग्री आ जाएगी। ऐसे अगर हम अल्फा हमने 100 लेकर चले तो वो जब ओपन चेन में खुलेंगे और जब दोबारा बंद होंगे तो उसमें से 50 अल्फा बनेंगे, 50 बीटा बनेंगे। तो बेशक हम कोई भी क्रिस्टल्स को अपने पास रखें, थोड़ी देर में सब एक जैसे हो जाते हैं, दोनों में ही अल्फा और बीटा फॉर्म अपने आप खुलकर बंद होकर डेवलप हो जाती हैं। तो फिर वो 52.5 डिग्री ही उसकी ऑप्टिकल रोटेशन रहती है। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके के आइसोमर्स को, जिसमें कि पहले कार्बन की अराउंड कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में तुम देख सकते हो अराउंड द फर्स्ट कार्बन एटम कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। फर्स्ट कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसिडिक कार्बन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है बेटा। तो वो टर्म इसमें लिखी हुई है, ग्लाइकोसिडिक एक लिंकेज होती है, उसको अभी बस मैं आगे भी बताने वाली हूँ। तो पहले अभी हम थोड़ा यही देखें। तो फर्स्ट कार्बन के अराउंड अगर अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो ऐसे आइसोमर्स को ना हम एनोमर्स कहते हैं। तो पेपर में आया हुआ है व्हाट आर एनोमर्स एंड व्हाट आर इपीमर्स। तो इपीमर्स अभी मैंने पीछे लिखा हुआ है। तो एनोमर्स क्या होते हैं और इपीमर्स क्या होते हैं। तो एनोमर्स आया बेटा समझ में। तो एनोमर्स क्या होते हैं, सच आइसोमर्स इन विच कॉन्फ़िगरेशन अराउंड फर्स्ट कार्बन इज डिफरेंट आर कॉल्ड एनोमर्स। और अगर फोर्थ कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, ठीक है ना, जहां तक है फोर्थ ही है, क्योंकि गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में इपीमर्स होते हैं, हाँ फोर्थ ही है, ठीक है बेटा। तो अगर फर्स्ट कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है तो वो क्या कहलाते हैं, एनोमर्स। और अगर फोर्थ कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है तो वो कहलाते हैं इपीमर्स। तो पहले नोट्स में लिखा नहीं होता, तो एक बार आया था तो तब मैंने छोटा सा इसमें डाल दिया है, तुम्हें मिल जाएगा अगले पेज पे, ठीक है। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी अब तुम बता सकते हो। देखो फ्रक्टोज का तुम्हें बता दिया था मैंने, ग्लूकोज का बता दिया था। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज होती है, पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही हमारे एल्डोहेक्सोज होते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें देखो जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो चौथा कार्बन 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर OH को इधर और H को इधर कर दो, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है बेटा। ऑल्सो अ मोनोसैकेराइड। क्लियर बेटा, आई बात समझ में। तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इपीमर्स होते हैं। तो ये हमने इसका देखा साइक्लिक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत बेटा। अब ये जो अल्फा हमने स्ट्रक्चर देखा है, देखो इसी में ही क्या हो जाता है कि ये साइक्लिक फॉर्म जैसा दिखता नहीं है ना, ऐसा लगता है ओपन चेन जैसा ही बना रखा है। तो हेवॉर्थ एक साइंटिस्ट आया था, तो उसने पर्टिकुलर इसी स्ट्रक्चर को ही ना एक रंग की फॉर्म में हमें बना कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर से अब तुम हेवॉर्थ प्रोजेक्शन कैसे बना सकते हो। तो अब मैं तुम्हें हेवॉर्थ प्रोजेक्शन समझा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जब भी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स को कहीं भी बायो में जब डिपिक्ट किया जाता है, शो किया जाता है, तो वो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन से ही किया जाता है, ठीक है। तो हमने वहां तक इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा है कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो अब इस अल्फा ग्लूकोज की मैं हेवॉर्थ प्रोजेक्शन तुम्हें बनाना बताऊंगी। तो देखो उसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे बन रही है ना रिंग से तुम्हारी, तो अब हम इसको बनाएंगे। तो देखो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन हम कैसे बनाएंगे कि ऐसे एक हेक्सागोनल रिंग बना दो, ठीक है। इस तरीके से देखो एक हेक्सागोनल हम रिंग बनाएंगे और इसमें एक तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो हमारा बिल्कुल राइट साइड में है, यहां पर हम ऑक्सीजन को रखते हैं, ये वाला ऑक्सीजन रिंग वाला, ठीक है। बाकी देखो ये हमारा C1, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इसकी फिशर प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। देखो फिशर प्रोजेक्शन ध्यान है कि वो जो कायरल कार्बन एटम होते हैं उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो ये सारे हमारे कायरल हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 और ऐसे करके ऑक्सीजन लाकर हम इसको इससे दिखा देंगे। ये ऑक्सीजन ही तो यहाँ लाकर इस कार्बन से जुड़ रहा है। बाकी यहाँ पर CH2OH को बना दो और यहाँ जो भी HOH है उन सबको लटका दो ऐसे, ठीक है। बना के देखते हो घर जाके, इन्हें देखा है कि रफ कॉपी में बना के देखा है कि इसमें से देख लिया
कीर्तन आए बेटा, सुन लिया, खत्म, बांच दिया मैंने। ऐसे अपने हाथों से भी करना पड़ेगा बेटा, आएगा तो तभी ना। HOH बनाया था ना पल्लवी। अच्छा, और हम कहाँ रह गए? OH और ये H और यहाँ पर H। तो दिस इज फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज साइक्लिक फॉर्म ऑफ, टिपिकल साइक्लिक फॉर्म ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एंड दिस इज इट्स हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। कैसे बनाएंगे? ऐसे चलेगी अब हमारा C1, ये हमारा C2, ये C3, ये C4, ये C5 और C6 हम ऊपर लटका देते हैं। ये CH2OH हमारा ऊपर आ जाता है, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें देखो, जो हमारे इधर एटम है वो हमारे ऊपर की तरफ आएंगे। देखो सब पर ऐसे तुम दो दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ऐसे लटका दोगे, ठीक है। जो इधर वाले एटम है वो ऊपर की तरफ आएंगे और जो इधर वाले एटम है वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ऊपर कौन सा आ जाएगा? H और नीचे OH, अगर वो अल्फा ग्लूकोज है। अगर बीटा होता तो OH ऊपर पहुंच जाता और H नीचे आ जाता, बाकी पार्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा H OH, OH H, H OH, ये H बचा, ठीक है ना। तो CH2H हमने इसका ऊपर बनाया था, तो इसके नीचे हम इसके वाला H लगा देंगे, ये जो बचा था। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? और इसमें हम ये नीचे वाले पार्ट को अगर तुम देखोगे ना, देखो शायद थोड़ा डार्क कर रखा है, मैंने कर रखा है ना, तो ये जस्ट वो अवे फ्रॉम अस और एक तरीके से टुवर्ड्स अस और अवे फ्रॉम अस दिखा रहा है, मतलब ये ऐसे है रिंग, ठीक है। तो जो पोर्शन हमारी तरफ है उसको हम डार्क करके दिखा रहे हैं और जो अवे फ्रॉम अस है उसको हम लाइट करके दिखा रहे हैं, ठीक है भाई। रिंग ऐसे है, तो एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप नीचे है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क करके शो कर देते हैं। वो जब हम बनाते हैं फ्लो में तो बेशक मत भी करो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे एक बार तुम्हें बात पता होनी चाहिए। तो ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन है अल्फा डी ग्लूकोज की, ठीक है। ऐसे बीटा डी ग्लूकोज की हैवॉर्थ प्रोजेक्शन अभी बनाकर देखना, और मैं 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिख कर जाऊंगी, तुम 5th पीरियड में चले जाना अपना इंग्लिश में, और फिर उनको बेटा 5 क्वेश्चन लिखूंगी बस प्रिपरेशन में से अमीन्स के, तो उनको आके करना, ठीक है। और एक हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाना बीटा डी ग्लूकोज की, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। यही इस पूरी यूनिट का सबसे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक था, बाकी उसके बाद हमारे इतने टफ नहीं है, मतलब आराम से जल्दी हो जाएंगे। तो ये हमने सारे मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को देखा। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट पहले जब थे क्वेश्चन स्ट्रक्चर में से तब भी कम आए थे, पर क्योंकि कुछ टॉपिक समझाने के लिए कराना पड़ता था, तो ये ना मैंने पीछे बनाकर रख दिए थे। ये तुम अगर देखो तो देखो ये इस तरीके से हैं। तो अगर कोई वैसे अपने नॉलेज के लिए देखना चाहे तो इनको देख सकता है, और कुछ पूछना चाहे तो मेरे से पूछ भी सकता है। पर अभी मैं थोड़ा सा डाइसैकेराइड करा रही हूँ, बट स्ट्रक्चर्स नहीं कराऊंगी, बाकी चीजें कराऊंगी जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है नहीं वैसे सिलेबस में, पर कुछ छोटी छोटी बातें उनसे रिलेटेड फिर भी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए हम उनको करेंगे। तो जो भी इसमें लिखा है तुम इसको पढ़ सकते हो, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा है उसको छोड़ सकते हो, मैं बता दूंगी कि कौन सी चीज तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो 3 हमारे डाइसैकेराइड तुम्हें करने हैं, उनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी बातें तुम्हें जरूर जाननी है। और एक बात और ध्यान में रखना कि मोनोसैकेराइड्स आपस में जिस बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ऐसे प्रोटीन में कौन सी होती है, न्यूक्लिक एसिड्स में कौन सी बॉन्ड होती है, खाली इन बॉन्ड के नाम पर MCQs आ जाते हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड का नाम तुम्हें पकड़ के रखना है। पॉलीसैकेराइड जब करेंगे तो उसमें मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो मोनोसैकेराइड्स जिस बॉन्ड के थ्रू, देखो थोड़ा सा तुम्हें मैं यहाँ समझा भी सकती हूँ कि कैसे जुड़ते हैं। देखो जैसे कि देखो 3 डाइसैकेराइड तुम्हें बेसिकली करने हैं। देखो एक है सुक्रोज, ठीक है, एक है लैक्टोज और एक है माल्टोज, ठीक है। सुक्रोज हमारी क्या होती है, केन शुगर होती है, जो गन्ने से हम जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होती है, ठीक है। टेबल शुगर भी कहते हैं क्योंकि टेबल पर हमारी यही रखी रहती है बेसिकली, ठीक है। जैसे टेबल साल्ट हमारा NaCl होता है, तो ऐसे ये हमारी टेबल शुगर भी कहलाई जाती है। लैक्टोज हमारी क्या होती है, मिल्क शुगर होती है, जो दूध में मीठापन होता है ना, वो हमारा लैक्टोज के कारण होता है। माल्टोज फ्रूट शुगर होती है, जो फ्रूट्स में एक स्वीटनेस होती है
वो माल्टोज के कारण होती है बेसिकली। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब तुम्हें ऐसे ध्यान रखना है बेटा कि सुक्रोज एक तरीके से किन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। भाई ये तीनों ही डाइसेक्राइड है, तो इनमें कौन सी दोनों मतलब कौन कौन सी मोनोसेक्राइड्स इनके अंदर हैं, तो ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, बस जल्दी से सुन लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। ग्लूकोज और क्या होती है इसमें, फ्रक्टोज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि गिव द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज, मतलब अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज के ग्लूकोज सब में है, ग्लूकोज तीनों में है। इसमें ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज है, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होता है। सुक्रोज तो एक खुद डाइसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड के अंदर नहीं होगी ना। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनी। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है। ठीक है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज ग्लूकोज के मिलने से ही बनती है। तो इसमें दो ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिलती हैं। ठीक है, कैसे मिलती है देखो एक बार, तुम्हें वैसे ही थोड़ा सा समझाती हूँ, तुम्हें करना नहीं है थोड़ा, उससे ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, गिव द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस। देखो एक अगर मैं ऐसा ही एक यहाँ बना दूं, पूरा नहीं बना रही हूँ, देखो ऐसे इसका भी ये पार्ट ऐसे आएगा ना, यहाँ पर HOH इसका इधर वाला पार्ट आएगा, C1 C2 C3 C4, तो ये इसका C4 यहाँ आएगा। मैं दूसरा ग्लूकोज यहाँ बना दूं तो देखो यहाँ इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, इस एक का C1 और एक का C4, तो इसलिए हम C1 C4 लिंकेजेस भी कहते हैं कि ऐसी ही हमारी स्टार्च में होती है। C1 C4 लिंकेजेस से वो आपस में ऐसे चेन बनाकर जुड़ते चले जाते हैं। जैसे इसका चौथा है तो इधर वाले का पहला होगा। ठीक है, तो आपस में मिलकर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल वो लॉस करते हैं। और देखो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, देखो इसका एक O छूटा था यहाँ, भाई इसका H ही तो निकला था, और यहाँ वाले का पूरा OH निकल गया था, तो मैं पूरा ग्लूकोज नहीं बना रही। अब इसका OH निकल गया था तो ये आपस में ऐसे बंध गए, इसने OH छोड़ा, इसने H छोड़ा। इस पर्टिकुलर लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऐसे करके पीछे बनी हुई है जहां पर इनके स्ट्रक्चर्स कर रखी है, तो ये हमारी क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये इन तीनों के बारे में ऐसे तुम ये थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो इसमें सुक्रोज के अंदर एक टॉपिक ऐसे इन्वर्जन ऑफ शुगर करके भी लिखा हुआ है। इन्वर्जन ऑफ शुगर जस्ट हम इसलिए कहते हैं, देखो जो सुक्रोज होता है ना वो हमारा कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। देखो प्लस 66.5 है आई थिंक, है ना, इसकी वैल्यू है स्पेसिफिक रोटेशन की। पर जब ग्लूकोज बना तो उसकी 52.5 होती है प्लस में, पर जो फ्रक्टोज बनता है ना उसकी माइनस 92.4 होती है। फ्रक्टोज कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है। सुनो सब ध्यान से, फ्रक्टोज कैसा होता है, लीवो रोटेटरी। तो तुम देखो कि वो जो था वो कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने तो ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था 52.5 डिग्री, पर फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी था माइनस 92.4 डिग्री। तो ओवरऑल तो हमारी क्या है, चेंज हो गई ऑप्टिकल रोटेशन, कि पहले वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था पर जो उसका मिक्सचर बना, जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, दैट इज ओवरऑल लीवो रोटेटरी। तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है सुक्रोज की आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। तो ये इनके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है। तो चलो अब तुम्हें, क्योंकि इंग्लिश का पीरियड है तो पॉलीसैकेराइड्स और कराने थे वैसे मुझे, चलो अब तुम बट इंग्लिश पढ़ने जाओ। तो ये हो गई आज का